दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाजा पटका हो। मैं जो अपने कमरे में आईने के सामने बाल संवार रही थी, चौंक गई। नीचे जाने पर देखा अम्मा और भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। भाई की आवाज बुलंद थी, आंखों में गुस्सा और माथे पर शिकने। अम्मा के हाथ में कुरान था और वो कसम खाने पर तुली हुई थी। मैं कसम खा के कहती हूँ, इस घर की इज्जत का सवाल है, ये शादी करनी ही पड़ेगी। अम्मा की आवाज गूंजी। भाई ने गुस्से में कहा, मैं उसे पसंद नहीं करता। अम्मी, आप जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? तू पसंद करे ना ना करे, पर मैं ये निकाह करवा के रहूंगी। खानदान वालों में बात फैल गई है, इनकार का मतलब हमारी नाक कट जाएगी। अम्मा की जिद्दी तबीयत पूरे खानदान में मशहूर थी और आज वो पूरी शिद्दत से अड़ी हुई थी। मैं खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी, कभी भाई की तरफ, कभी अम्मा की तरफ। भाई ने आखिरी बार कहा, अगर जबरदस्ती ये निकाह हुआ तो मैं 3 दिन बाद दुबई चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। ये धमकी नहीं, बल्कि चेतावनी थी। वो सच में ऐसा कर सकता था, लेकिन अम्मा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। कुरान को गवाह बनाकर उन्होंने भाई की रजामंदी को कुचल डाला। 3 दिन के बाद वाकई में वलीमा हुआ, रुखसती भी, और वो लड़की यानी महरू अब हमारी भाभी बनकर इस घर में आ गई। ना वो मुस्कुरा रही थी, ना हम, जैसे कि खुशी के बजाय कोई कैद का हुक्म सुनाया गया हो। मैंने उस दिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द देखा, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो और फिर भी खामोश हो। भाई अपने वादे के मुताबिक निकाह के तीसरे दिन दुबई रवाना हो गया। ना बीबी को देखा, ना बात की। अम्मा ने उसे जाते वक्त अलविदा भी ना कहा, बस कमरे में जाकर बैठ गई, जैसे कुछ खास ना हुआ हो। भाभी ने चुपचाप उस घर के रस्म रिवाज को अपनाने की कोशिश की, मगर अम्मा ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। उसे कभी बहू की तरह इज्जत ना मिली। अम्मा उसे अपने कमरे में सुलाती, जैसे किसी पुरानी नौकरानी को जगह दी हो। मैंने कई बार देखा, वो रात को जल्दी सो जाती और सुबह जब उठती तो उसकी हालत अजीब होती। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर थकान और चाल में बोझिलपन। अम्मा कहती, काम करती है इसीलिए थकी रहती है, पर मैं जानती थी बात सिर्फ काम की नहीं थी। दिन भर उसे घर के सारे काम करने पड़ते, जो भी बचता वही खाना उसके लिए होता। एक दिन मैंने जानबूझकर दस्तरखान पर उसके लिए एक प्लेट रख दी तो अम्मा ने मुझे डांट दिया। हमें क्या जरूरत है उसे इज्जत देने की? मैं खामोश हो गई। कुछ बोलती तो इल्जाम आ जाता कि मैं भी उसकी तरफदारी कर रही हूँ, पर मैं अंदर ही अंदर कचोट खा रही थी। एक दिन मैंने देखा, भाभी ने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो कभी अम्मा पहनती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वो बर्तन धो रही थी, हाथों पर झाइयों के साथ जख्म भी थे। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी, आपके हाथों को क्या हुआ? वो मुस्कुराकर बोली, पानी में रहने से ऐसा हो गया है, कुछ नहीं है। मगर मैं जानती थी कि ये सिर्फ पानी का असर नहीं था, ये उस यातना का असर था जो वो रोज सहती थी। कभी कभी मैं उसे अम्मा के कमरे में धीरे धीरे उनकी मालिश करते देखती, रात के किसी पहर, और जब सुबह वो निकलती तो लगता जैसे उसकी हड्डियां दर्द से चूर हो गई हों। मैं पूछना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। कोई दीवार थी जो मुझे रोक देती थी। भाई के जाने के बाद भाभी की जिंदगी जैसे ठहर गई थी। ना वो खुश रहती, ना बात करती, ना हंसती। मैं कभी कभी सोचती, क्या वाकई ये वही लड़की थी जिसका रिश्ता लेकर अम्मा खुद गई थी, जिसके लिए कुरान उठाया था? क्या ऐसी होती है बेटी जैसी बहू? अम्मा का सुलूक सख्त से सख्त होता जा रहा था और मैं बस देख रही थी, बेबस, गुमसुम और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। सुबह के 6:30 बजे होंगे जब मेरी आंख खुली। बाहर आंगन में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने रजाई हटाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। पूरा घर सूना सूना लग रहा था, सिवाय रसोई के। जैसे ही मैं करीब पहुंची, मेरे कदम एकदम रुक गए। वो लड़की, मेरी भाभी, रसोई में चूल्हे के सामने खड़ी थी, पर वो खड़ी कम और झुकी हुई ज्यादा लग रही थी। आंखें आधी खुली, चेहरे पर थकान और बदन में जैसे हिलने की भी हिम्मत, ताकत ना हो। हाथों में चम्मच था,
मगर वो उसे चला नहीं रही थी, बस थामे हुई थी, जैसे उसे याद ही ना हो कि वो खाना बना रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे पर पीला रंग, जैसे कई रातों की नींद छीन ली गई हो। बाल उलझे हुए और हाथों पर सूजन। भाभी आप ठीक हैं? मेरी आवाज़ बेसाख्ता निकली, मगर वो चौंकी नहीं, जैसे वो पहले ही इस दुनिया से कट चुकी हो। बस इतना बोली, हाँ बस नींद कम हो गई है। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे उसने कुछ और कहना चाहा हो, मगर रोक लिया हो। उसी दिन दोपहर को जब सब अपने कमरों में थे, मैंने छोटे भाई को बुलाकर सारी बात बता दी। वो भी हैरान रह गया। रोज़ अम्मी उसे अपने कमरे में रखती हैं और सुबह जब वो निकलती है तो बिल्कुल निडाल लगती है। तूने गौर किया है? उसकी आंखों में कोई चमक नहीं रह गई। हाँ साहिबा, मैंने भी महसूस किया है। और एक बात और, अम्मी जब से उसे बुलाती हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। हम दोनों खामोश हो गए। आंखों में सवाल थे, मगर जवाब कोई नहीं था। जैसे जिस्म चल रहा हो, मगर दिमाग जो था वो कहीं और हो। भाभी रात को आपको नींद नहीं आती है? मैंने नरमी से पूछा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस एक ठंडी सांस लेकर बोली, जी कभी कभी अम्मी के कमरे में क्यों सोती हैं आप? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। उसने एकदम हाथ रोक दिए। फिर कुछ लम्हे खामोशी रही, जैसे अल्फाज की तलाश में हो। अम्मी कहती हैं कि बहू को सास के पास सोना चाहिए, उनकी सेवा उनकी ज़रूरत है, बात खत्म। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर वहाँ एक अजीब सी चमक थी, जैसे आंसू छुपाए जा रहे हों। उस रात मैंने कमरे की खिड़की से देखा, अम्मी ने भाभी को दोबारा अपने कमरे में बुलाया। वो चुपचाप गई और दरवाज़ा बंद हो गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी। क्या ये सब सिर्फ सेवा थी या कुछ और? छोटे भाई ने भी इस मंजर को महसूस किया। अगले दिन उसने मुझसे कहा, साहिबा मैंने फैसला कर लिया है, हमें जानना होगा कि अम्मी के कमरे के पीछे क्या राज है। उस दिन बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर की भीगी दुनिया को देख रही थी, जब अचानक एहसास हुआ कि भाभी की हालत मामूल से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही है। वो आंगन में गीली जमीन पर कपड़े धो रही थी। उसके हाथ की उंगलियां पानी में सूज गई थीं और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कि वो जिस्मानी तौर पर मौजूद हो, मगर ज़हनी तौर पर कहीं और भटक रही हो। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर दिल ने गवाही दी कि अब खामोशी नहीं बढ़ाई जा सकती, मुझे उसके करीब जाना होगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें छत पर भीग रही थीं और हर बूंद जैसे मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं उसके करीब जाकर बैठ गई, फिर धीरे से पूछा, भाभी आप थक गई हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ लम्हों के लिए जैसे वो मुझे पहचान ही ना पाई हो। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कान उसके होठों पर आई, जो फौरन मुरझा गई। नहीं साहिबा, मैं ठीक हूँ। मैंने उसके गीले हाथों को थाम कर कहा, आप ठीक नहीं लग रही हैं, और सच तो ये है कि आप काफ़ी अरसे से ठीक नहीं लग रही हैं। मैं सब देख रही हूँ। रात को जब अम्मी आपको अपने कमरे में बुलाती हैं और सुबह जब आप वहाँ से निकलती हैं, तो आपकी हालत बयां करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी सांस रुक गई। वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई, फिर एक झटके से अपनी नज़रें झुका लीं। उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना रही हो। मैंने नरमी से पूछा, अम्मी तुम्हें अपने कमरे में क्यों रखती हैं? वो चौंक गई, जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने नज़रें चुराईं और बात को टालते हुए बोली, वो तो बस सेवा करवाती हैं और कुछ नहीं। ये जवाब एक ऐसा खोखला लफ्ज़ था जिसमें कोई जान ना थी। मैं जान गई कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम मुझसे सच बोल सकती हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन वो खामोश रही। एक आंसू उसकी आंख से टपका और बारिश की बूंदों में गुम हो गया। मैं जान गई कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उसके वजूद को चीर रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकती, या शायद बताना नहीं चाहती। उस रात मैंने छोटे भाई को सब कुछ बता दिया। वो सुनकर गुस्से में भर गया। हम कब तक खामोश रहेंगे साहिबा?
अब वक्त आ गया है कि हम सच जाने, चाहे अम्मी को बुरा ही क्यों न लगे। हम दोनों ने एक फैसला किया। अगली रात जब अम्मी भाभी को अपने कमरे में बुलाएंगी, हम चुपके से दरवाजे के पास जाकर सुनेंगे। हर चीज वैसे ही हुई जैसे हमने अंदाजा लगाया था। खाने के बाद अम्मी ने भाभी को आवाज दी, चलो मेरे कमरे में आ जाओ। वो चुपचाप उठी और अम्मी के पीछे चल दी। हम दोनों दबे पांव उनके कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर से धीमी धीमी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। पहले कुछ खास सुनाई नहीं दिया, फिर अम्मी की सख्त आवाज उभरी, जल्दी कर, मेरे पांव दबा, हाथ ठीक से रख, कमरे की सफाई भी करनी है। फिर एक और आवाज आई जो भाभी की थी, कमजोर, थकी हुई, डरी हुई, जी अम्मी। उन लफ्जों में ऐसी बेबसी थी कि मेरे आंसू निकल आए। अम्मी सिर्फ सेवा नहीं करवा रही थी, वो उसे गुलाम बनाए बैठी थी। हम दोनों सन्न खड़े थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। हम जान चुके थे कि वो क्यों सुबह भी हाल निकलती है, क्यों दिन भर खामोश रहती है, क्यों उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो इससे भी गहरी और शायद तकलीफ दे थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर हमारे दिलों में बेचैनी की बारिश लगातार बरस रही थी। सुबह जब वो रसोई में चाय बना रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। प्याला रखते रखते एक प्याली गिरकर टूट गई, शीशा जमीन पर बिखर गया और अम्मी की तेज आवाज कमरे से गूंजी, तुझे कुछ भी ठीक से नहीं आता, हर चीज खराब कर देती है। भाभी ने फौरन झुककर शीशे के टुकड़े समेटने शुरू किए। एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया, खून बहने लगा, पर उसने एक आह तक ना निकाली, जैसे दर्द से रिश्ता ही खत्म हो गया हो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और रूमाल से खून साफ किया, मगर उसने नजरें झुका ली। शाम को जब छोटा भाई आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कुछ देर खामोशी से सुना, फिर गहरी सांस ली और बोला, बस बहुत हो गया साहिबा, अब मैं बड़े भाई से बात करूंगा, उसे सारी हकीकत बताऊंगा, शायद उसका दिल नरम पड़ जाए। अगले दिन छोटे भाई ने दुबई कॉल की। मैं पास में ही थी, आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। भाई, आपसे जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से भाई की आवाज ठंडी और रस्मी थी। मेहरू, वो जिससे आपने निकाह किया, यहाँ अच्छी हालत में नहीं है। अम्मी उसे बहुत तंग कर रही हैं। वो दिन रात काम करती है, रात को भी आराम नहीं करती। उसकी सेहत खराब हो गई है। वो जिंदा तो है मगर जी नहीं रही। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर भाई की आवाज आई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये शादी जबरदस्ती हुई थी। मैंने तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ, मेरी जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जुमला मेरे और छोटे भाई के दिल पर खंजर की तरह लगा। छोटे भाई ने फिर से कहा, लेकिन भाई, आपने उससे निकाह किया है, वो आपकी बीवी है, आपका फर्ज है। फर्ज मुझे याद मत दिलाओ। मैं तुम सबकी जिद की वजह से उस निकाह में बंधा था, और अब जब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं। उसे जो सहना है सहे। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसे भूल जाओ। कॉल कट गई। छोटा भाई बेहिसो हरकत फोन देखता रहा। हम दोनों जान चुके थे कि बड़े भाई के दिल में अपनी बीवी के लिए जरा भी एहसास नहीं बचा। भाई खामोशी से सहन में जा बैठा। बाहर के चंद बचे कुचे कतरे छत से टपक रहे थे। उसकी नजरें खला में थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। कुछ देर बाद वो बोला, साहिबा, वो लड़की जिसे हम सबने अपनी आंखों के सामने जुल्म सहते देखा, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। शौहर ने इनकार कर दिया, ससुराल ने नौकरानी बना दिया, और वो खुद खामोशी से सब सहती जा रही है। मैंने सर झुका लिया। क्या कहती मैं उसे? उसी लम्हे अम्मी अंदर से निकली और भाभी को सख्त आवाज में पुकारा, मेहरू, चल मेरे कमरे में। भाभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अम्मी के पीछे गईं। छोटे भाई की मुट्ठी भिज गई और आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमकने लगीं। ये सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। रात को मैंने छोटे भाई को अपने कमरे के बाहर टहलते देखा। वो बेचैन था, जैसे फैसला कर चुका हो कि अब खामोश नहीं रहेगा। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, अब ये नहीं चलेगा।
कल मैं अम्मी से बात करूंगा और अगर उन्होंने फिर भी जुल्म किया तो मैं वो कदम उठाऊंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उसके चेहरे पर वो अज़्म देखा जो सिर्फ हक के लिए लड़ने वाले चेहरों पर होता है। काश हमें अंदाजा होता कि असल तूफान अभी आया ही नहीं था। सुबह की रोशनी आंगन पर बिखर रही थी, मगर अंदर का माहौल किसी अंधेरी गुफा से कम नहीं था। हवा में तनाव था, जैसे कि कुछ होने वाला हो। छोटा भाई रात से खामोश था, लेकिन उसके चेहरे पर लिखी संजीदगी चीख चीख कर बता रही थी कि वो किसी फैसले पर पहुंच चुका है। अम्मी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और भाभी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। छोटा भाई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अम्मी के पास आया और बगैर किसी भूमिका के बोल पड़ा, अम्मी एक बात पूछनी है। जब आप जानती थी कि बड़े भाई को वो लड़की पसंद नहीं, तो आपने जबरदस्ती उसकी शादी क्यों की? अम्मी ने चाय का कप मेज पर रख दिया और आंखें तंग करते हुए बोली, ये मेरा फैसला था। खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया मैंने। तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं। अम्मी, इज्जत जबरदस्ती से नहीं, सच्चाई से बचती है। आपने जो किया उसका नतीजा भुगत रही हैं। वो लड़की जो दिन रात आपके जुल्म सह रही है, आपने उसके साथ बीवी का नहीं, नौकरानी का सुलूक किया है। अम्मी ने तंग होकर जवाब दिया, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? छोटा भाई तप गया, आंखें सुर्ख हो गईं। वो बुलंद आवाज में बोला, जी, उठा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फैसला नहीं, एक जुल्म है। अगर आपने उस लड़की पर अब और ज्यादती की तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। वो भी एक इंसान है, ना कोई सामान, ना कोई गुड़िया। अम्मी की आंखों में अचानक एक चालाकी भरी रोशनी चमकी, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और वो सख्ती से बोली, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब समझ आया कि तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है। छोटा भाई चौंका और मैं भी सहम गई। अम्मी की आवाज़ अब और जहरीली हो गई। तुम्हें वो पसंद आ गई है ना? तुम उसे फंसाना चाहते हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। छोटे भाई का रंग उड़ गया। वो बेयकीनी से अम्मी को देखने लगा, जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा आपने? उसने आहिस्ता मगर लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अम्मी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम हर वक्त उसके आसपास फिरते हो, उसकी तरफदारी करते हो और अब तो मेरे फैसले पर उंगली भी उठा रहे हो। सीधी बात है, तुम उसे अपने लिए चाहते हो। ये सुनकर छोटे भाई के सब्र का बंधन टूटने के करीब था। उसने कुर्सी की पीठ थामी, जैसे खुद को संभाल रहा हो। शर्म आनी चाहिए आपको अम्मी। आपने जो जुल्म किया वो तो एक तरफ, अब आपने इतना नीच इल्जाम लगा दिया। मैं उस लड़की की इज्जत करता हूँ, इसीलिए उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, और आपने? उसका गला रुंध गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो टपके नहीं। वो पलटा और वहां से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर अम्मी को देखा। उनका चेहरा सख्ती से पत्थर जैसा हो चुका था। उनकी आंखों में जीत की खुद हताश खुशी थी, जैसे उन्होंने एक जंग जीत ली हो। भाभी जो रसोई में सब सुन चुकी थी, बाहर आईं। उनके चेहरे पर वही सख्त इजहार था जो वर्षों की मार और तानों के बाद चेहरे पर नक्श हो जाता है। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मेरी छोटी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें लाल थीं। अंदर कमरे में खामोशी थी। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। साहिबा, ये सब खत्म नहीं होगा। अम्मी ने आज जो इल्ज़ाम लगाया, उसने मेरे दिल को जख्मी कर दिया है। मैंने तो सिर्फ उस मजलूम के लिए आवाज़ उठाई, पर उन्होंने मुझे ही गुनहगार बना दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। सच्चाई की पहचान आंखों से होती है, इल्जाम से नहीं। छोटी बहन ने आहिस्ता से सिर हिलाया, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। अम्मी अब हद से बढ़ चुकी है। घर में सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है, जैसे दीवारों पर तानों की दरारें बनने लगी हैं और हर तरफ तलखी का जहर फैल चुका हो। उस सुबह मैंने भाभी को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। वो बस हरकत कर रही थी, जैसे मशीन हो। जज्बात सारे छोटे भाई की तरफ से आए इल्जाम के बाद अम्मी ने जैसे अपने रवैये में जहर की शिद्दत बढ़ा दी हो। जिसने मेरे बेटे को बिगाड़ा है,
اب چھوٹے پر نظریں لگا رہی ہے۔ امی کی آواز گونجی تو میرا دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ بھابھی نے سنا، آنکھیں نیچی رکھی، زبان بند رکھی، مگر جسم تھر تھرا گیا۔ اس کے آنسو چھپ نہیں سکے۔ میں پاس گئی تو اس نے رخ موڑ لیا، جیسے اپنا دکھ کسی سے بانٹنے کا حوصلہ ہی نہ ہو۔ امی چلتی رہی، یہی سب چاہتی تھی نا، تو پہلے بڑے بیٹے کو قابو کرنا، پھر جب وہ نکل گیا ہاتھ سے تو اب چھوٹے کو لپک رہی ہے۔ میرے صبر کا باندھ بھی کمزور پڑنے لگا تھا۔ چھوٹے بھائی نے سب سن لیا۔ وہ آنگن میں داخل ہوا، قدموں کی آواز تیز تھی، آنکھوں میں طوفان۔ کیا الزام لگا رہی ہیں آپ امی؟ اس کی آواز میں کپ کپی تھی، لیکن الفاظ مضبوط تھے۔ امی نے غرور سے دیکھا، جیسے وہ کسی جنگ میں فتح ہو چکی ہوں۔ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے تمہیں بیٹا؟ تمہارا دامن پاک رہے تو شہر چھوڑ دو، نوکری کرو، اس گھر سے دور رہو، تبھی بچ سکو گے اس کے جال سے۔ چھوٹے بھائی کا منہ کھلا رہ گیا، جیسے اسے امی کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کچھ لمحے بس وہ کھڑا رہا، پھر پیچھے ہٹا، ایک طویل نظر بھابھی پر ڈالی جو زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند، چہرے پر آنسو اور سناٹا۔ اس کے بعد وہ پلٹا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی، کمرہ سمیٹنے لگی۔ کپڑے، کاغذات، بیگ، سب کچھ اس نے ایک طرف ایک سفاری بیگ میں رکھنا شروع کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہی کرنے جو امی نے کہا۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بوجھ سے دبا جا رہا ہو۔ تم مان لو گے ان کی بات؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں اداسی اور بے بسی کا طوفان چھپا تھا۔ صاحبہ، اگر میں یہیں رہا تو یا تو میں ان کے ہر دن کے طعنے سہتا رہوں گا، یا ایک دن مجھے وہی بننا پڑے گا جو وہ چاہتی ہیں۔ بہتر ہے کہ میں ہی چلا جاؤں، اپنے ضمیر کو سلامت رکھتے ہوئے۔ اس شام وہ چلا گیا۔ امی نے ایک فتح کی طرح سکون کے سانس لیا، جیسے ایک اور دشمن کو شکست دے دی ہو۔ چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد بھابھی پر امی کا ظلم جیسے دوگنا ہو گیا۔ اب نہ وہ اس سے آرام سے بات کرتی تھی، نہ ہی اسے کسی چیز کی اجازت تھی۔ بات بات پر ڈانٹ، تانے کھانے کی کمی، اور ہر دن نئی جلدت۔ اب تو تیرا راستہ صاف ہے نا، اب تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، کر لے جو چاہے، لیکن یاد رکھ، میں تجھے کبھی سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ بھابھی کا چہرہ بالکل بے رنگ ہو چکا تھا، جیسے وہ خود کو اندر سے کھو چکی ہوں۔ وہ نہ ہنستی، نہ بولتی، نہ کسی سے نظر ملاتی، صرف کام کرتی، امی کے حکم پر چپ چاپ، بنا کسی سوال کے۔ میں اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھنا چاہتی تھی، پر امی نے صاف کہہ دیا، جو میرے خلاف جائے گا وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ گھر کے اندر کے رشتے چھوٹنے لگے تھے، اور میرے اندر ایک خالی پن بسنے لگا تھا۔ چھوٹے بھائی کا جانا صرف ایک سفر نہیں تھا، وہ ہمارے گھر سے انسانیت کا آخری چراغ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ دن جیسے جیسے گھس گھس کر گزرنے لگے تھے، صبح، شام، رات، سب ایک جیسے دکھ سے بھرے ہوئے۔ بھابھی مکمل طور پر ایک بے جان سایہ بن چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر دن کے ظلم کی ایک نئی جھڑی، ہر رات کے دکھ کی ایک نئی تھکان چھپی ہوتی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ وہ باورچی خانے کے کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، چولہے کی راکھ کو ہلکا سا چھیڑتے ہوئے، جیسے اسی میں سے کچھ نرمی ڈھونڈ رہی ہو۔ چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور ہونٹ خشک۔ امی اندر سے نکلی، ایک تانا دے کر گئی، کاش تجھے نکاح سے پہلے ہی کسی نے مار دیا ہوتا، میرے بیٹے کی زندگی خراب کر کے اب ہماری بھی عزت مٹی میں ملا دی۔ بھابھی نے کچھ نہیں کہا، نہ آنکھ اٹھائی، نہ ہونٹ ہلائے، بس ہاتھ آہستہ آہستہ زمین پر رگڑ رہی تھی، جیسے وہ اپنی ذات کو ہی مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی دن دوپہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی۔ امی نے فون اٹھایا۔ پہلے چند لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر ان کی چیخ سنائی دی، کیا وہ مر گیا؟ میرے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر فرش پر گرا۔ میں دوڑی۔ چھوٹا بھائی تو شہر جا چکا تھا، لیکن گھر کے باقی سب افراد صحن کی طرف لپک آئے۔ ممی کے ہاتھ سے فون گر چکا تھا، اور وہ زمین پر بیٹھ کر زور زور سے سینہ پیٹ رہی تھی۔ میرا بیٹا، میرا سہارا، میری زندگی چلا گیا۔ خبر تھی کہ بڑا بھائی دبئی میں ایک کار حادثے کا شکار ہو کر عین موقع پر ہی وہ ختم ہو گیا۔ مہرو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آنگن میں آئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، آنکھوں میں بے یقینی اور جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس امی کی طرف دیکھ رہی تھی،
जैसे यकीन करना चाहती हो कि वाकई वही हुआ जिसका खौफ था। अम्मी ने एक नज़र मेहरू पर डाली, फिर एकदम खड़ी हो गई और चीख कर बोली, तेरी नहूसियत ने मेरे बेटे को मार दिया। जब से तू आई है घर में बरकत ही नहीं रही। पहले वो हमसे दूर गया, फिर तू हमारे सरों पर मुसल्लत हुई और अब तूने मेरे बेटे को भी मार डाला। आंगन में खामोशी छा गई। सिर्फ अम्मी के ताने गूंज रहे थे और मेहरू का चेहरा जैसे जामद सा हो गया था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो रोना भी नहीं जानती थी। उसके होंठ कांपे और वो जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें बस एक जगह पर जमी रहीं, जैसे कोई अंदर से टूट गया हो, बिखर कर मिट्टी में तहलील हो चुका हो। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अम्मी की चीख भर गूंजी, दूर रहो उससे, ये मनहूस है, इसने मेरी जिंदगी छीन ली, इसने मेरे लाल को हमसे दूर कर दिया, ये बदखती की जड़ है। मेहरू ने सर झुका लिया और पहली बार इतना रोई कि जैसे बरसों का दुख एक साथ निकल रहा हो। वो फूट फूट कर रोती रही, हिचकियां लेती रही और जमीन पर हाथ मार कर बस यही दोहरा रही थी, मैंने क्या किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मगर अम्मी का दिल पत्थर का हो चुका था। उनके लिए मेहरू अब ना सिर्फ नापसंदीदा बल्कि नफरत की अलामत बन चुकी थी। और अब तो उसके पास एक नया इल्जाम भी था, मनूस। अगले चंद दिनों में भाई का जनाजा भारत लाया गया। सब रिश्तेदार आए, ताजियत हुई, लेकिन मेहरू को कोई इज्जत ना मिली। अम्मी ने उसे घर के किसी कोने में बिठा दिया और कहा, तू सफ़ेद कपड़े पहन, बालों में तेल न डाल, जेवर न पहन, क्योंकि अब तू बेबा है। मेहरू ने कुछ ना कहा, बस खामोशी से सब सहती रही। मैं रात को जब उसे देखने गई तो वो कमरे के कोने में बैठी दीवार को देख रही थी। ना आंखें झपक रही थी, ना सांसों में रवानी थी, जैसे वो एक जिंदा लाश हो। मैं उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थामा, वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कैसा खालीपन था कि मेरा दिल दहल गया। क्या वाकई मेरी मनूसियत थी? उसने आहिस्ता से पूछा। मेरे हलक में जैसे कुछ फंस गया। मैं कुछ बोल ना सकी, सिर्फ सर हिला दिया। नहीं मेहरू, ऐसा मत कहो, तुम तो सिर्फ मजलूम हो, गुनहगार नहीं। मगर ये वो दिन था जब मुझे लगा कि अम्मी सिर्फ माँ नहीं रही, वो अब इंसाफ और हमदर्दी के जिद में खुद अपने बच्चों की कातिल बन चुकी थी। खामोशी से, नफरत से और जुल्म से। सुबह की रोशनी भी पूरी तरह फैली नहीं थी कि अम्मी की कड़कदार आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी, निकलो बाहर, तुम्हारी खिदमत का वक्त हो गया है। अम्मी ने दरवाज़ा खोलकर मेहरू को झंझोड़ कर जगाया। वो लड़की जो बेबा के रूप में दिन रात के सितम सह रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी। कमजोरी के मारे उसके पैर कांप रहे थे, पर अम्मी को उसका हाल जानने से कब फर्क पड़ता था। चल, मेरे साथ चल। अम्मी ने उसे बाजू से पकड़ा और जोर से कमरे से बाहर खींच लाई। मैंने ये मंजर देखा, मेरा दिल चीख उठा, लेकिन जुबान बंद रही। आज 100 रोटियां पकाओगी, सुन रही हो ना, 100 रोटियां, और जब तक नरम ना हो तू चूल्हे से हटना नहीं, और अगर एक भी कच्ची हुई तो देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। अम्मी की आवाज़ में जहर था और मेहरू के चेहरे पर वही पुरानी खामोशी, ना कोई ऐतराज, ना आंसू, न शिकवा। वो चुपचाप आगे बढ़ी और रसोई के कोने में चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने देखा उसके हाथ पहले ही जले हुए थे, अब दोबारा राख में लिपटने को तैयार थे। घर में मेहमान आए हुए थे, खाला, चाचा, फूफी, सब अम्मी के आसपास बैठे बातें कर रहे थे, जैसे कुछ खास नहीं हुआ हो। रोटियां एक एक करके तैयार हो रही थीं और मेहरू हाँफ हाँफ कर चूल्हे से चिपकी जा रही थी। हवा में आटे की महक कम और जली हुई रोटी की बू ज्यादा थी। मैंने चंद बार आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की, मगर अम्मी की आंखें मुझे रोक लेती थीं। आखिरकार जब सब खाने के लिए मेज पर बैठे तो चांदी के बर्तनों में खुशबूदार सब्जी और नरम रोटियों के साथ पूरा दस्तरख्वान सजा हुआ था। अम्मी ने सबको खाने की दावत दी और खुद सिर फख्र से ऊंचा किए बोली, ये सब मेरी बहू ने बनाया है, आज काम आया इस मनूस का दिमाग। मेहरू एक कोने में जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर राख, कपड़ों पर आटा और आंखों में सूजन। वो मुंतजिर थी, शायद कोई आवाज दे, कोई कहे, आओ तुम भी बैठो, मगर सब अपनी प्लेटों में मशगूल थे। अम्मी ने उसकी तरफ देखा, फिर तान से बोली, इसे खाने की जरूरत क्या है,
इसका बोझ उठा रहे हैं, यही काफ़ी है। मैंने मेहरू के चेहरे पर एक साया उतरते देखा, जैसे किसी ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। वो आहिस्ता से उठी, जूतियों के करीब जाकर बैठ गई। अम्मी ने एक पुरानी थाली में बचा हुआ सालन रखा और जली हुई 2 रोटियां उसके सामने पटक दी। ये ले, तेरी किस्मत यही है। मैंने अपने नाखून हाथ में चुभा लिए। आंखों के किनारे भीगने लगे, पर मैं कुछ बोल ना सकी। मेहरू ने झुकी गर्दन के साथ थाली को देखा और धीरे धीरे रोटी तोड़कर खाने लगी, मगर वो चबा नहीं रही थी, बस नमक के साथ आंसू भी निकल रहे थे। अम्मी ने एक फक्र भरी नजर डाली, जैसे ये सब उनकी परवरिश का कमाल हो। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपके से रसोई में गई। मेहरू अभी भी वहीं थी, चूल्हे के करीब जमीन पर बैठी, अपना जला हुआ हाथ थामे हुए। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो चौंक गई। धड़क रहा है, मैंने कहा। क्या? उसने सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है? तुम अभी जिंदा हो, और जब तक जिंदा हो तुम्हें जुल्म सहने का हक नहीं, लड़ने का हक है। उसकी आंखों में नमी थी, मगर एक लम्हे को मुझे लगा जैसे रोशनी लौट आई हो, मगर वो रोशनी बहुत धुंधली थी और अम्मी का अंधेरा बहुत गहरा। सुबह की हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे फिजा खुद भी आंसुओं से भीग चुकी हो। घर के आंगन में सुबह का वक्त था, मगर सुकून कहीं गुम हो चुका था। मैं अंदर कमरे में बैठी आईने के सामने अपना दुपट्टा सीधा कर रही थी कि अम्मी की आवाज़ पीछे से गूंजी। तैयार हो जा, रिश्ता देखने आ रहे हैं। लड़के वाले अच्छे हैं, दुबई में काम करते हैं। मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा। दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, शायद आज कुछ बेहतर होने वाला हो, शायद मेरे नसीब में सुकून का एक लम्हा लिखा हो। मैंने मेहरू को देखा, जो दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वो थक चुकी थी, मगर फिर भी अपनी धीमी मुस्कान से मेरे लिए नरमी का पैगाम लाई। तुम भी तैयार हो जाओ मेहरू, अम्मी की मदद करो, मैंने मुस्कुराकर कहा। मेहरू ने हल्का सा सिर हिलाया और फौरन रसोई की तरफ बढ़ गई। वो खाने की तैयारी में लग गई। हर कोने की सफाई में वो जान डाल रही थी, जैसे ये रिश्ता उसके लिए हो, मगर वो तो बस सलीकामंद थी, खामोश, ताबेदार और खिदमत गुजार। दोपहर को मेहमान आए। आंगन में चादर बिछा दी गई थी। ठंडी ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन और चाय सब कुछ रखा गया। मैं सुबह साफ सुथरे कपड़ों में तैयार होकर आई, मगर जैसे ही लड़के वालों की नज़रें मुझ पर पड़ी, उनकी दिलचस्पी मेहरू की तरफ मुड़ गई, जो रसोई से ट्रे लेकर आ रही थी। वो सादे लिबास में थी, दुपट्टा सिर पर था, नज़र झुकी हुई, मगर आंखों में ऐसी खामोशी की गहराई थी कि जिसमें हर कोई डूब सकता था। लड़के की माँ ने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा, फिर मुझसे पूछा, वो कौन है? अम्मी ने सर्द लहजे में कहा, बड़े बेटे की बेबा है। माहौल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर वो औरत बोली, वो बहुत बात और सलीकामंद लगती है। आपकी परवरिश वाकई नजर आती है। अम्मी के चेहरे पर छुपता हुआ गुस्सा धीरे धीरे लालिमा में बदलने लगा। रिश्ता मुझसे हटकर मेहरू की तरफ जाता देख उनका गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही मेहमान गए, अम्मी भड़क उठी। तू यही चाहती थी ना कि सबकी नजरें तुझ पर जाएं? मेहरू ने चौंक कर देखा। नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं। चुप कर, जानबूझकर अदाएं दिखाती है, अपनी मासूमियत के पर्दे में सबको लुभाती है। अब मेरी बेटी का रिश्ता भी छीनने लगी है तू। अम्मी ने अचानक गुस्से में आकर मेहरू को थप्पड़ मारा। मैं सदमे से उछल पड़ी। वो लड़की जो पूरे घर के लिए दिन रात मेहनत करती थी, जिसने कभी नजर उठाकर बात नहीं की, आज बेगुनाही की सजा पा रही थी। नहीं अम्मी, वो तो बस। तू खामोश रहे, तू कुछ नहीं जानती। ये लड़की बहुत चालाक है। तेरे भाई को भी फंसाने की कोशिश की थी, और अब ये दूसरों को भी अपनी तरफ कर रही है। मेहरू जमीन पर गिर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लबों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो रो भी इस तरह रही थी जैसे उसे रोने की इजाजत भी ना हो। मैं उसके पीछे लपकी, मगर वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। अंदर बस खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो दिल चीर देने वाली थी। मैंने सोचा, क्या वाकई कोई औरत सिर्फ खूबसूरती की वजह से नफरत के काबिल हो सकती है? क्या खिदमत, खामोशी और दुख सहना काफी नहीं होता उसके किरदार की गवाही देने के लिए? घर की छत पर उदासी जैसे हर कोने में बसी हुई थी। हर दीवार, हर दर, हर चीज पर जुल्म के निशान खुदे हुए थे।
उस दिन अम्मी का चेहरा पहले से ज़्यादा सख्त लगा। शायद अंदर का जहर अब पूरे वजूद में उतर चुका था। वो कमरे से बाहर निकली, मेहरू को बुलाया और बोली, आज तेरा हुस्न भी छीन लूंगी ताकि तुझे आइंदा किसी आईने से भी शर्म आए। मैं वहीं खड़ी थी और ये सुनकर जैसे मेरे कदम जमीन से जुड़ गए। तू बेवा है, तुझे सजने संवरने का कोई हक नहीं। ये चमकते बाल, ये आंखों की रोशनी सब छीन दूंगी। अम्मी बड़ी ही बेदर्दी से उसे ललकार रही थी। मेहरू के आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो खामोश थी, जैसे हर दर्द सहने की आदी हो चुकी हो। अम्मी ने जले हुए लहजे में कहा, अब तू मुकम्मल बेवा लगेगी, अब कोई तुझे घूर कर भी नहीं देखेगा। अम्मी ने एक फटा पुराना सफ़ेद दुपट्टा मेहरू की तरफ फेंका। मैं चीखना चाहती थी, भाग कर मेहरू को अपने सीने से लगाना चाहती थी, मगर मेरे पाँव ने हरकत करना छोड़ दिया था। अंदर की बुजदिली बार बार मुझे रोक लेती थी। दोपहर के समय जब वो रोटियां बना रही थी, उसके हाथ की लर्जिश से कुछ रोटियां जल गईं। अम्मी की नज़रें जैसे ताक में थी। वो अचानक आग की तरह किचन में आई, चिमटा उठाया और उसके हाथ पर मार दिया। तुम जानबूझकर खाना जलाती हो ताकि हमें जहर दे सको। सबको खत्म करना चाहती हो तुम, अम्मी ने कहा। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो लड़खड़ाती हुई किचन के दरवाजे से टकराई। दुपट्टा सिर से सरक गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसके कदम लड़खड़ाए, आंखों में अंधेरा छाने लगा और वो दरवाजे से टकरा गई। अचानक एक आवाज़ गूंजी, भाभी। ये आवाज़ मेरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ी और मैं भागकर बाहर आई। दृश्य मेरी आंखों के सामने ठहर गया। दरवाजे पर छोटा भाई खड़ा था, जो कई महीनों बाद शहर से वापस आया था। उसके हाथ में बैग था, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में सवालों की आग जल रही थी। उसने भाभी को सहारा दिया और उसके जले हुए हाथ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, गालों पर आंसू थे और बाल बिखरे हुए थे। फिर वो अपनी आंखें बंद कर बैठा, जैसे अंदर का तूफान काबू से बाहर हो गया हो। ये क्या किया आपने? उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों थे। अम्मी पीछे से आई और बोली, तू वक्त पर आ गया है। देख ले अपनी महबूबा की हकीकत। जली हुई रोटी, बिखरे बाल, हाथ में जख्म और फिर भी मासूम बनने की कोशिश। अम्मी ने कहा। भाई ने माँ की ओर देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर शर्म का साया भी उतर आया हो। अम्मी, आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया? आपने इसे बेबा से भी बदतर जिंदगी दे दी है। अम्मी ने गुस्से से मुंह मोड़ा। तू भी यही कहेगा? नहीं, मैं इसके लिए नहीं, इंसानियत के लिए आया हूँ। अब ये जुल्म नहीं चलेगा, छोटे भाई ने कहा। फिर उसने भाभी को सहारा दिया और कमरे में ले गया। अम्मी कुछ देर वहीं खड़ी रही। शायद ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो पलट कर आया है और इस बार उनके खिलाफ खड़ा है। जब भाई ने भाभी के जले हाथ पर मरहम रखा तो वो चुप था। बस उसकी नज़रें भाभी पर टिकी थी, जैसे वो सवाल पूछ रहे हों। भाभी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे खामोश रहने को कहा गया था। मैंने सब सहा क्योंकि यही सिखाया गया था। भाई की आंखों में कुछ टूट गया। वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो सीधे अम्मी के पास गया और बोला, बस कर दो अम्मी, ये जो कुछ आपने किया वो गुनाह था। अम्मी ने चौंक कर उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? ये सच है। अब आप इसे नहीं छुपा सकती। वो मरा नहीं है, उसने तलाक दिया था। आपने ये बात सबसे छुपाई ताकि उस लड़की को बेवा बना सको। आपने एक जीती जागती औरत को मुर्दा बना दिया। भाई ने कहा। अम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाती हुई बैठ गई। वो मुझे छोड़ गया था, मैं क्या करती? क्या वो मुजरिम थी? क्या उसका ये कसूर था कि वो आपकी पसंद की दुल्हन नहीं थी? भाई ने तेज आवाज में पूछा। माँ, वो आपकी बहू थी और आपने उसे नौकरानी बना रखा था। भाई ने कहा। आपने उसके कपड़े छीने, उसके बाल काटे, उस पर हाथ उठाया, उसे नफसियाती और अजियत दी। आपने उसे इंसान की बजाय एक सजा के निशान में बदल दिया और अब वो सब नहीं चलेगा। अम्मी ने आंखें भींची, जैसे सब खत्म हो चुका हो। भाई ने पूरी हौसलामंदी से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इससे निकाह करूंगा। अम्मी की आंखें खुल गईं। क्या? हाँ, निकाह। मैं इस लड़की को वो मकाम दूंगा जो आपने उससे छीन लिया। मैं इसको इज्जत दूंगा, इसका हाथ थामूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा
क्योंकि वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, एक औरत है, और औरत सिर्फ ताने सहने के लिए नहीं बनी। अम्मी उठने लगी, लेकिन उनके कदम लड़खड़ाए। दुनिया क्या कहेगी? लोग हंसेंगे हम पर। दुनिया क्या कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता माँ। जो सच है वो सच है, और जो गलत है उसकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी। मैंने देखा अम्मी के चेहरे से गुरूर का रंग छिन रहा था। उनकी आंखों में हार का अक्स दिखाई दे रहा था। भाई पलटा और मेरे पास आया। साहिबा, तुम गवाह हो। मैंने वो फैसला किया है जो किसी को करना चाहिए था, बहुत पहले। मैंने सिर हिलाया। दिल में कुछ नर्म हो रहा था। शायद इंसाफ का पहला बीज बोया जा चुका था। भाई ने भाभी को आवाज दी, आओ, मैं तुम्हें इज्जत से अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से, सच्चे दिल से। इस बार भाभी के कदम रुके नहीं, उसके आंसू रुके नहीं, और हमारे घर में बरसों बाद पहली बार हवा रुक कर सांस लेने लगी। निकाह हो चुका था, सादगी से, खामोशी से और इज्जत के साथ। छोटे भाई ने वो काम किया जो किसी ने बरसों पहले करना चाहिए था। जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, सच का साथ दिया, और भाभी को वो मकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। उस रोज जब निकाह के बाद वे दोनों मस्जिद से लौटे तो अम्मा का चेहरा जर्द था, जैसे बरसों की चालाकियों का बोझ उनके वजूद पर जा बैठा हो। उनकी आंखों में हार की थकन साफ झलक रही थी, लेकिन अब उनके लब अब भी तने हुए थे। गुरूर का साया शायद मुकम्मल नहीं टूटा था। भाई ने भाभी को कमरे में ले जाकर बिठाया, पानी दिया और फिर धीरे से उसके जले हाथ पर मरहम रखा। वो लम्हा ऐसा था कि कमरे की हवा में पहली बार मोहब्बत की महक महसूस हुई, जैसे अजियत के अंधेरों में कोई नरम किरण चमकने लगी हो। मगर शायद किस्मत को अभी और सच दिखाने थे। निकाह के दूसरे दिन जब सब लोग सुबह की चाय के लिए जमा हो रहे थे, एक फ़ोन कॉल आई। फूफी का फ़ोन था। उनकी आवाज़ में हैरानगी और हल्का सा तंज भी शामिल था। सुना है तुम्हारे छोटे बेटे का निकाह हो गया। तुमने उस लड़की से निकाह करवा दिया जो तुम्हारी बड़ी बहू थी, और वो लड़की जिसे तुमने अपनी बड़ी बहू बनाना चाहा था, वो तो असल में तुम्हारे छोटे बेटे को पसंद करती थी। ये सुनकर जैसे अम्मा के हाथ से चाय की प्याली छूट गई। वो तेजी से बोली, क्या बकवास है ये? फूफी हंसने लगी। ये सब तुम्हें कब से पता था? हम तो बरसों से जानते थे कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारे छोटे बेटे को पसंद करती है। उसने तुमसे दरख्वास्त भी की थी, पर तुमने उसकी बात नहीं सुनी और रिश्ता ज़बरदस्ती बड़े बेटे से करवा दिया। फ़ोन बंद हुआ तो मैंने अम्मा को देखा। उनके चेहरे पर एक नया खौफ था, जैसे अतीत का पर्दा अचानक खुल गया हो और उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई उन्हें निगलने लगी हो। मैं चुपचाप भाभी के कमरे में गई। वहाँ भाई मौजूद नहीं था। भाभी किसी कोने में बैठी थी, दुआ मांग रही थी, और उसके चेहरे पर वही सुकून था जिसकी वो बरसों से प्यासी थी। मैंने उसके करीब जाकर उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हें इंसाफ मिला है, अब तुम बेबा नहीं, जिंदा हो। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, जिंदा तो मैं पहले भी थी, मगर अब इज्जत से जीने का हक मिला है। मैंने उसे देखा और आंखें चमकाते हुए कहा, सच कहूँ तो हम सब ने तुम्हें अतीत की जंजीरों में जकड़ कर रखा, और ये सब सिर्फ अम्मा के गुरूर की वजह से हुआ। कमरे से बाहर आई तो अम्मा आंगन में बैठकर खामोशी से कुछ सोच रही थी। उनकी आंखों में अब कोई ताना, कोई तंज नहीं था, सिर्फ खालीपन था। शायद अंदर से वो जान चुकी थी कि उन्होंने अभी अपनी जिद और हसद में न सिर्फ भाभी की जिंदगी बल्कि अपने बेटे के नसीब पर भी जुल्म किया था। रात को जब सब सोने लगे, मैं खामोशी से अम्मा के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने कान लगाया। मेरे हाथों जो हुआ वो सच था या गलत, अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस लड़की को बेबा का रूप दिया, हालांकि वो बेबा थी ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में इस लड़की के लिए नफरत थी, क्योंकि वो मेरे छोटे बेटे को पसंद करती थी। मैंने पीछे हटकर दरवाज़ा धीरे से खोला। अम्मा अपने बिस्तर पर बैठी, हाथ में पुरानी तस्बीह थी और सिसक रही थी। मैंने अपने बेटे की मोहब्बत को अपनी अना पर कुर्बान किया और फिर उस लड़की को सजा दी जिसका इस सब में कोई भी कसूर नहीं था। सिर्फ मेरी साजिश ने उसका सब कुछ छीन लिया। मेरा दिल दहल गया। मैं आगे बढ़ी, अम्मा के पास बैठ गई। उनके हाथ थामे वो मेरी तरफ देखने लगी और खामोश आंखों में माफ़ी की गहराई थी।
मैं माँ थी, लेकिन मैं औरतों के खिलाफ औरत बन गई। साहिबा, मैंने सबको अपने हिसाब से तोड़ना चाहा और आखिर में मैं खुद ही टूट गई। मेरे लब कँप-कँपाए। हमसे सबसे गलतियाँ हुईं, मगर अब वक्त है कि सच को अपनाया जाए। इस घर में सच को रहने दो और वो लड़की अब सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारी बेटी है। अम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं साहिबा आज अपनी कहानी सुनाती हूँ। बरसों बाद जब मैंने सच देखा और समझा तो जाना कि जो सच हमने छुपाया वही जुल्म की बुनियाद बना, और अगर हमने सच को वक्त पर अपनाया होता तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। लेकिन अब शायद कुछ उम्मीदें बाकी है, क्योंकि अंधेरा जितना भी गहरा हो, अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर ले तो रोशनी लौट आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।